बिल्कुल क्यासराइयों में न पड़े। ये क्यासराइयों का वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मफादात महफूज हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अफवाज और अब पाकिस्तान की आवाम सब यकजा है। कौमी तकाज़ों के मुताबिक सब एक पेज पर है और पाकिस्तान का नज़रिया भी महफूज है, पाकिस्तान का जुग्राफिया भी महफूज है और हुकूमत की हिकमत अमली से, दानिशमंदी से जो तनाव पैदा हो गया था उसमें बतदरीज कमी आ रही है। पाकिस्तान ने ऐसे इक़दामात लिए हैं जो कि बड़े ठोस इक़दामात हैं, जिससे कि दुनिया आज पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, दुनिया मुतरफ है, दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान इस्तेहकाम चाहता है और पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि हमें अपने मुल्क पर तवज्जो देने दो। हम इस मुल्क की मईशत को सुधारना चाहते हैं, हम यहाँ इदारों की इस्लाह करना चाहते हैं, हम यहाँ सरमायाकारी को फ़रोग़ देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रोज़गार के मौक़े पैदा हों, हमारा नौजवान जो है उसके घर का चूल्हा जले और अफ़ग़ानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पैदा हो। ये हमारी तरजीहात हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं, उसके लिए अमन दरकार है और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और हमारी जो मौजूदा खारजा पॉलिसी है उसका यही महवर है, अमन हो, इस्तेहकाम हो, माशी तरक्की हो। न्यूयॉर्क टाइम ने इदारिया लिखा। आपका साहब आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने पुरअमन पॉलिसी को अख्तियार किया, दुनिया का प्रेशर भी आया, उसके बावजूद मोदी की जो ज़ुबान है वो आज भी पुरतशद्दुद है। इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पाकिस्तान सब्र का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सिलसिले को बरकरार रखा हुआ है। क्या वजूहात समझते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद इंडिया जो है उसके ये मामला कंटिन्यू चल रहे हैं? देखिए, आप मोदी सरकार की मजबूरी समझें। उसकी मजबूरी है इलेक्शंस, और इलेक्शंस तक उनका लबो लहजा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अगर आज वो नरमी इख्तियार करते हैं तो सियासी तौर पर वो पहले दबाव का शिकार हैं। आज उनकी हिंदुस्तान भारत की अपोजिशन जो है वो उनकी पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी कर रही है। आज लोग कह रहे हैं कि पुलवामा की हकीकत बताओ, क्या है पुलवामा। आज जो मोदी सरकार का बयानिया था उसको भारत के अंदर लोग तस्लीम नहीं कर रहे। तो इन हालात में आप क्या तवक्को करते हैं कि वो बिल्कुल अमन के गीत गाएगा? नहीं, आप उसकी सियासी मजबूरी को समझें, सियासी मसलहतों को समझना होता है और हमें उसका इदराक है, हमें उसकी समझ है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम कोई गुंजाइश दें जिसका बहाना बनाकर उन्हें जारियत का मौका मिले। हम उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहते और उनको वाज़ेह पैगाम ये भी दे चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले दे चुके हैं और अपने अमल से दे चुके हैं। 27 तारीख की हमारी अफवाज की कार्रवाई से हम दे चुके हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जारियत की गई तो दिफा की सलाहियत भी रखते हैं और हक भी रखते हैं। भारत क्रिकेट के मैदानों में ये जारियत और ये सियासत लेके आ गया। गुज़िश्ता जो मैच हुआ उसमें फौजी हेयर फ्रेंडली क्रिकेटर्स ने मैच खेले। तो क्या आप समझते हैं कि पीसीबी से वो आईसीसी से और पाकिस्तान को इंटरनेशनल फॉर्म से भी इस इशू को उठाना चाहिए कि क्रिकेट? देखिए मेरे भाई, वो पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने अपनी खेल की टोपियां उतार के और फौज की टोपियां पहनी।
ये आप पॉइंट आउट करें ना करें, आईसीसी को दिखाई नहीं दे रहा। वो फुटेज जो आपने देखी है, मैंने देखी है, वो आईसीसी के जो जिम्मेदारान हैं वो भी तो देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब ये आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो पीसीबी के बिन कहे खुद इसका नोटिस ले। ये बताइएगा पहले जिस तरह तहरीक इंसाफ आपकी हुकूमत यहाँ पे शामिल थे, रशीद साहब कश्मीर के इशू पे आप हुसैन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसकी मदद नहीं कर रहे थे। जब मुशर्रफ ने पाबंदी आयद की थी तो इमरान खान ने शुगर की जाकर अलकादसिया में डोनेशन भी की थी। आप माजी में फंसे हुए हैं, आप माजी में फंसे हुए हैं। आप पुराने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या नया पाकिस्तान है? देखिए, कश्मीर का मसला कोई आज का नहीं है। कश्मीर का मसला 1948 से जेर बहस है। कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं। पाकिस्तान आज भी उन करारदादों का पाबंद है। भारत वादा करके फरार अख्तियार कर रहा है, लेकिन आज दुनिया की नजर फिर बदल रही है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट शाया हुई है जो जून 2018 की रिपोर्ट है। मैं माजी की बात नहीं कर रहा, मैं हाल की बात कर रहा हूं। जून 2018 में कश्मीर की सूरत हाल पर मैंने नहीं, आपने नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें वो मकबूजा कश्मीर में भारत जो जुल्म कर रहा है, इंसानी हकूक को जो पामाल कर रहा है, जहां वो पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहा है, जहां वो जो स्पेशल कवानीन है उनको इस्तेमाल करके लोगों पर एक बर्बरियत तारी की हुई है, उसका नोटिस उन्होंने लिया है। और वो रिपोर्ट सिफारिश कर रही है कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाए जो कि सारे हालात का जायजा लेकर दुनिया को बताए कि वहां सूरत हाल क्या है। नंबर 1। नंबर 2, सूरत हाल ही में बदली है कि मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, अभी मैं गया था इंटरनेशनल, वहां कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बरतानिया की हर पार्टी की नुमाइंदगी थी और उन्होंने इत्तफाक राय से 30 अक्टूबर को, वो जून में थी और ये अक्टूबर में, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है। उस रिपोर्ट का भी आप मुताला कर लें। उन्होंने भी पहली मर्तबा आपने देखा कि जब ये पुलवामा का वाकया होता है और उस वाकये से एक तनाव जन्म लेता है तो हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी हुकूमत के वुज़रा से सवाल किया कि आपकी जो स्टेटमेंट आई है 3 सफ़ों की स्टेटमेंट, उसमें कश्मीर के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका जिक्र क्यों नहीं है। आज बरतानिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। वो पार्लियामेंट जो खामोश थी, आज मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इसका सवाल उठा रहे हैं। आगे चलिए, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है और यूरोपियन यूनियन के मेंबरान पार्लियामेंट ने 19 फरवरी को ब्रसल्स में एक स्पेशल इजलास मुनक्किद किया। भारत ने बेपनाह दबाव डाला कि वो इजलास कैंसिल हो जाए। मेरे इल्म में है कि मोदी सरकार ने पूरी सफारतकारी इस्तेमाल की गई कि उस इजलास को मुलतवी कर दिया जाए और मुझे ये भी इल्म है कि कहां कहां किसका दबाव था, लेकिन उसके बावजूद वो इजलास मुनक्किद हुआ। उस इजलास में लोगों ने शिरकत की और लोगों ने भारतीय पॉलिसी पर सवालिया निशान उठाए। तो ये एक नया माहौल पैदा हो चुका है। आज भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और भारत की आवाज कह रही है, भारत के अंदर की आवाज कह रही है कि कश्मीर आप खो चुके, कश्मीर आप खो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میر واعظ عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سید علی گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ یاسین ملک صاحب کہہ رہے ہیں، یہ پوری حریت کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے، یہ ہندوستان کی اپوزیشن کہہ رہی ہے، ہندوستان کے دانشور کہہ رہے ہیں، ہندوستان کے سابق وزرائے خارجہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی کشمیر کی ناکام ہو چکی ہے، اس کو از سر نو دیکھا جائے۔ بلاول بھٹو نے بی بی سی کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ کل تقریباً آپ جو کاروائیاں ہیں میں ان کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، اور سیکنڈ میں جماعت الدعویٰ کے جو 1 لاکھ سے زائد کارکنان ہیں جس میں 30,000 ہارڈ کور میں آتے ہیں، ان کا ریاست کیا ہے؟ میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا، اور کل وزیر اعظم پاکستان جب چھاچرو تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی اس کی اجازت دی، اور میں آپ سے کرنا چاہوں گا، میں آج پھر میڈیا کے ذریعے بلاول بھٹو صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اور پارلیمنٹ کے جو نمایاں پارلیمانی لیڈران ہیں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ایک اتفاق رائے پیدا کیا۔ مجھے وہ اجلاس یاد ہے، میں عمران خان کے ساتھ تھا، جس میں وزیر اعظم نواز شریف تشریف فرما تھے، پریزائڈ کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں جناب آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں جناب سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں اسفندیار ولی خان صاحب ANP کی نمائندگی کر رہے تھے، حتیٰ کہ ہر نمایاں جماعت کی اچکزئی صاحب پختونخوا ملی کی نمائندگی کر رہے تھے۔ سب قائدین اس اجلاس میں شامل تھے، اور اس اجلاس نے ایک متفقہ نیشنل ایکشن پلان پر اتفاق کیا۔ متفقہ، وہ کاپی موجود ہے۔ اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جو آرمڈ ملیشیاز ہیں، کسی مہذب معاشرے میں ان کو اجازت نہیں کہ وہ قانون شکنی کریں اور اسلحے اور بارود کے زور پر حکومتوں کی پالیسیز کو یرغمال بنائیں۔ شک نمبر 3، وہ یہ ڈاکومنٹ ہے 2014 کا، آج میں بیٹھا ہوں 2019 میں۔ فرق یہ ہے کہ اتفاق سب نے کر لیا، لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ موجودہ حکومت نے ہمت کی ہے اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی مفادات کو دیکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے آج پھر پوری قومی قیادت کو عمران خان صاحب کی اجازت سے دعوت دے رہا ہوں، آئیے بیٹھیے، مل کے جو آپ نے اتفاق کیا ہے اس پر اپنی آراء دیجیے، اور جو آپ کی آراء ہوگی ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ سے مشاورت جاری رکھیں گے۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے یہ بتائیں نا، یہ کتنا قیمتی سوال کر دیا آپ نے۔ آج امریکہ، اور ابھی میں ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا آپ سے گفتگو سے پہلے، امریکہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر خطرناک جگہ ہے اور امریکی شہری وہاں نہ جائیں۔ تو آج امریکہ، جو ایک زمانے میں آج سے 1 سال پہلے جس نے ساؤتھ ایشیا نئی پالیسی مرتب کی تھی، وہ زبان دیکھیے اور آج کا لب و لہجہ دیکھیے۔ یہ ہے اللہ کا کرم اور آپ کی سفارت کاری کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت۔ صاحب، بھارت نے ہماری اشیاء پر جو ہے وہ 200% ٹیکس لگایا ہے، اب وہ پاکستان جو ہے وہ سنا ہے اس پر کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ کیا ہم بھارت کی جو اشیاء یہاں پر آ رہی ہیں ان پہ کوئی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ہماری جو تجارت ہے محدود ہے، اور جو ہوتی ہے وہ بھی تھرڈ کنٹری سے ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ تجارت ہماری بہت ہی محدود ہے۔ اگر بھارت کوئی کارروائی کرے گا
तो हम खामोश तमाशाई तो नहीं बने रहेंगे। ये बताइएगा, खबरें ये आ रही थी कि जो पायलट थे वो पाकिस्तानी फौज में, एक को तो हमने रिहा कर दिया और जो दूसरा पायलट था उसके लिए बताया जा रहा है कि वो इसराइली था और उसकी अक्सर पूरी तस्दीक के अंदर। क्या सराइयों से काम न लीजिए, बहुत सी बातें क्या सराइयों पे मबनी होती है। हमारे पास जो पायलट था हमने बड़ी इज्जत से और जो फौजी वकार और जनीवा कन्वेंशन को मरूज खातिर रखते हुए हमने उनके हवाले कर दिया और दुनिया ने इमरान खान साहब के इस फैसले की तारीफ की है। आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, आज तो इंटरनेट का जमाना है, एक एक खबर सामने आती है। दुनिया ने पाकिस्तान के इस कदम की तारीफ की है और दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान के इस कदम से एक दफा फिर यह अमली मुजाहिरा है कि पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम चाहता है। जैसे जैसे भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही थी तो यहाँ जो सियासी जमातें उनमें जो है वो कुछ कशीदगी कम हो रही थी, लेकिन जैसे वहाँ कशीदगी जो है वो कम हो रही है तो यहाँ पे एक बार फिर जो है वो कशीदगी आपस में जमातों के दरमियान जुमलों से तबादला हो रहा है। मैं फिर रोज इमरान खान के जो छात्रों में बयान पर जो रद्द देते हैं बिलावल भुट्टो ने उन्हें बुज़दिल तक करार दे दिया और कहा है कि ये बात उनके सामने आकर कहते हैं। आप इस सवाल से उस पर इजाफा ना फरमाएं। मैंने सुना है, मुझे बिल्कुल पता है, मैंने उनका ट्वीट भी देखा है। मैं अर्ज करता हूं कि इस वक्त जोश का नहीं होश का वक्त है और मैं आपसे भी पाकिस्तान के मीडिया से दरख्वास्त करूंगा, आपका किरदार बहुत उम्दा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया ने इस कौमी आजमाइश में जो किरदार अदा किया है, मैं बहसीयत वजीर खारजा पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के दानिश्वरों को, पाकिस्तान के लिखारियों को, पाकिस्तान के एंकर्स को खराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं। मेरी गुजारिश ये है, इस वक्त ये आपकी दानिश्वरी का इम्तहान है कि आप जज्बात में कहेंगे नहीं और आपने वो लिखना है, वो कहना है, अपने मुंह से वो जुमला अदा करना है, अपनी कलम से हर वो फिक्रा तराशना है जिससे पाकिस्तान के मफादात को तकवीयत और तहफ़्फ़ुज़ मिले। कौमी आजमाइश में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार बहुत उमदा रहा है, लेकिन आपकी हुकूमत ने आते ही मीडिया के ऊपर जो कर्तन लगाया, जो उनके माशी मसाइल पैदा किए, उस हवाले से आप अपनी हुकूमत का क्या किरदार हैं? हमारी हुकूमत की पॉलिसी मीडिया की आज़ादी की पॉलिसी है। हम मीडिया को फलता फूलता देखना चाहते हैं, हमने कोई कसर नहीं लगाई और ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा है। अगर कोई गलत फहमी है तो उसको दूर कर लिया जाए। पिछली हुकूमत बहुत से वादे कर गई थी, बहुत से इश्तिहारात छाप गई थी, लेकिन पेमेंट्स नहीं की थी, वो पेमेंट उन्होंने रोकी थी। तो ये उनको सोचना चाहिए था कि जब इश्तिहार उन्होंने दिए थे तो फिर पेमेंट भी करनी चाहिए थी। मैं इसमें मजीद नहीं कुछ कहना चाहता क्योंकि वो मैं तनाव में इजाफा नहीं करना चाहता, लेकिन आपको आपकी खिदमत दर्ज करना चाहता हूं, हम जमहूरी लोग हैं, हमारी सोच जमहूरी है और जमहूरियत और आज़ाद मीडिया लाजिम और मुलजूम है। शाह साहब, तालिबान का एक बहुत अहम मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने जा रहे थे जो इसी तनाव की सूरत हाल में कहीं और मुंतकिल शायद हो गए। क्या अब तालिबान जो अफगानी तालिबान है और अमेरिका के दरमियान जो हम एक सालिसी वाला किरदार अदा करने जा रहे थे, क्या वो सूरत हाल अभी बरकरार है? पाकिस्तान और तालिबान और अमेरिका ये मामला किस स्टेज पर है? गुफ्तगू जारी है, गुफ्तगू में पेशरफ्त हुई है और इत्मीनान बख्श पेशरफ्त है। उसका जिक्र तालिबान ने भी किया है, उसका जिक्र अमेरिका के तर्जुमान ने भी किया है, दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भी किया है और उसका जिक्र पाकिस्तान भी कर रहा है। हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको पाया तकमील तक पहुंचाए, क्योंकि हमारा मकसद, हमारी ख्वाहिश क्या है? हमारी ख्वाहिश है अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हो। लेकिन अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए हमारा किरदार दोइम है।
اول کردار جو ہے وہ افغانوں کا ہے. جب تک افغان آپس میں بیٹھ کر گفت و شنید سے اپنے مسائل حل نہیں کریں گے بات آگے نہیں بڑھے گی. ہمیں اپنی کاوشوں کے ساتھ ساتھ خطے کی دوسری جو طاقتیں ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مدد درکار ہے. جب تک یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی کا لوگوں کو احساس نہیں ہوگا بات منطقی انجام تک نہیں پہنچے گی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ریجن کے مختلف دارالخلافوں میں گیا. مجھے خوشی ہے کہ آج چاہے ریاض ہے, چاہے ابوظہبی ہے, چاہے تہران ہے, چاہے دوحہ ہے, چاہے ماسکو ہے, چاہے بیجنگ ہے, چاہے واشنگٹن ہے اور چاہے اسلام آباد ہے, یہ سب مل کر کوشش کر رہے ہیں. آپ دعا کریں اللہ بہتری کرے. شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ OIC اجلاس میں پاکستان نے تو فراق دلی کا مظاہرہ کیا تھا. اب دو سوال ہو رہے ہیں. افغانستان کے معاملے پر جو طالبان کے درمیان مذاکرات ہیں اس میں پاکستان کے کردار کو امریکہ بہت سراہتا اور مختلف مواقع پر اس وقت اس کی تعریف بھی کر رہا ہے. لیکن جب پاکستان کے اوپر معاملات آتے ہیں تو اس میں بڑا محتاط رویہ ہوتا ہے. جیسے بھارت کشیدگی کے درمیان خلیج بہت بڑھ چکی تھی کیونکہ 4.5 سال آپ کے پاس کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں تھا. یہ ایسے ہے کہ آپ عدالت میں مقدمہ داخل کر دیں, رٹ پٹیشن فائل کر دیں, جج بیٹھا ہو کہ سننے کے لیے وکیل ہی نہ ہو, آوازیں پڑ رہی ہیں پاکستان پاکستان پاکستان, وکیل ہی نہیں ہے. تو کیا آپ مقدمہ جیتیں گے؟ تاریخ پہ تاریخ پڑے گی نا, مقدمہ تو نہیں جیتیں گے. اور پھر تنگ آ کے جج جو ہے یک طرفہ فیصلہ سنا دے گا. تو الحمدللہ آج پاکستان دنیا کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے. وہ جو خلیج تھی وہ بتدریج آہستہ آہستہ اس میں وہ سکڑنی شروع ہو گئی ہے, اس میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب تعلقات میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے تو اس میں واپسی پر آنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے. آپ اپنے محلے کو لے لیں, ایک گلی کے 2 بچے آپس میں لڑ پڑے تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں جو بیچ میں پڑ جاتے ہیں صلح کروانے کے لیے وہ کروا تو دیتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ماحول میں تناؤ تو رہتا ہے, پر آہستہ آہستہ بچے سمجھ جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں. کلبھوشن کیس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا جو آخری سب آپ نے بڑے غور سے دیکھی ہوگی؟ ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. ہمارا موقف بڑا واضح ہے, ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ وہ پاکستان میں داخل ہوا, اس کا بیان ریکارڈڈ ہے, اس نے اعتراف کیا یہاں شورش کو ہوا دینے کا, انسرجنسی کا حصہ بننے کا, ایسپیاناج اور جاسوسی کا اس نے اور دہشت گردی کا اس نے اعتراف کیا ہے. ہم نے حقائق پیش کر دیے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پوری گفتگو سن لی ہے, فیصلے کے منتظر ہیں. صاحب یہ بتائیے گا, سوال ہے کہ سینئر صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس کے اوپر پریشر ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں یا تعلقات بہتر بنائے جائیں بھارتی جنگی جنوب کی, اسی کی وجہ سے. یہ آپ کو کون بتاتا ہے یار؟ یہ آپ کا دوسرا سوال میں دیکھ رہا ہوں, بڑا پتہ نہیں آپ کی سورس کیا ہے, یہ کیا سورس ہے؟ میں آپ کی سورس پوچھنا چاہتا ہوں. پاکستان پہ کوئی پریشر نہیں ہے اور اپنا عمران خان پریشر میں فیصلے نہیں کرتا. عمران خان پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتا ہے. یہ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر تشنگی دور کر دوں. میں نے کل بھارت اور پاکستان کے بارڈر پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ 71 نہیں ہے. آج پاکستان کا حکمران یایا خان نہیں ہے, عمران خان ہے. شاہ صاحب آپ سے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ OIC
जो फोरम है वो मुसलमान ममालिक का है। पाकिस्तान ने फराखदिली का मुजाहरा किया। 1979 में गालिबन एक इजलास हुआ था जिसमें भारतीय वफद को बुलाया गया था। पाकिस्तान के एतराज़ पे उसे वापस कर दिया गया था। इस मरतबा हमारे एतराज़ात के बावजूद भारत को नुमाइंदगी दी गई। इजलास के बाद कोई बात हुई है आपकी? एक सेकंड, पहले मैं इस्लाह कर दूं। भारत को कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई। भारत न कल ओआईसी का मेंबर था न आज है, न भारत कल ऑब्जर्वर था न आज है। ये नुमाइंदगी नहीं है। सुन ले, देखे सुन ले। ओआईसी से भारत का कोई ताल्लुक नहीं था, न कल था न आज है। पाकिस्तान, हाँ, जो मेजबान मुल्क है उन्होंने उनको दावत दी एक इजलास से खिताब करने की, सुषमा जी को। वो आई, उन्होंने खिताब किया। पाकिस्तान से मशावरत नहीं की गई थी, हत्ता कि ओआईसी से मशावरत नहीं की गई थी। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने एतराफ किया है कि हमसे न हमारे इल्म में था इस दावत का, न हमसे मशावरत की गई। जो हमारे मेजबान दोस्त हैं, मुझे उनकी नीयत पर शक व शुबा नहीं है। हमारे दोस्त हैं, आज के नहीं पुराने दोस्त हैं, और अभी इस मुश्किल वक्त में भी उन्होंने हमारा साथ दिया है, हमारे साथ ताउन किया है, मोहब्बत का इजहार किया है। मैं आज भी यूएई की उस मोहब्बत का एतराफ भी करता हूं, उसको एक्नॉलेज भी करता हूं। अब अगर पुलवामा का वाकया हो चुका होता तो यकीनन वो अपने फैसले पर नजरसानी करते, लेकिन ये दावत जा चुकी थी। ये ऐसे है कि आप अपने खुशी में, आपके बेटे की खुशी है, आप एक मेहमान को दावत दे देते हैं और उसके बाद कुछ छोटी मोटी बात पैदा हो जाती है तो कार्ड दिया हुआ वापस तो नहीं लेते ना आप। तो वो दावत दे चुके थे, उस दावत को वापस लेना सफारती आदाब के खिलाफ था। उन्होंने उसको निभा लिया और हमने मुस्करा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन आपके नजर से फायदा तो उसमें हुआ है हमको, जो ओआईसी का ऐलान आप ये देखें, जो आपकी करारदाद वहां पास हुई है, कश्मीर के मुतल्लिका जो करारदाद पास हुई है, इतनी ठोस, इतनी जामे, इतनी वाज़ेह करारदाद माजी में कोई है तो दिखाइए मुझे। भारत को भूखी अल्हम्दुलिल्लाह, घबराहट किस बात की है? 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ को इलाज की सहूलियत नवाज शरीफ साहब को इलाज की हर सहूलत फराहम की जाएगी। ये उनका इस्तेकाक भी है, ये उनका हक भी बनता है और हमारा फर्ज भी बनता है। इमरान खान साहब ने वाज़ेह कहा है कि उनको टॉप क्लास ट्रीटमेंट दी जाए, उनकी पसंद का जिस अस्पताल में जाना चाहते हैं उनको भेजा जाए, उनकी पसंद के डॉक्टर दस्तयाब किए जाएं ताकि उनकी सेहत दुरुस्त रहे। और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत याब फरमाए। शुक्रिया।